हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। विराज एकेडमी के महाफॉर्मूले सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कैविटी प्रॉब्लम। कैविटी प्रॉब्लम इसलिए जरूरी है क्योंकि ये 5 चैप्टर में आता है। सेंटर ऑफ मास में, रोटेशन में, इलेक्ट्रोस्टैट में, ग्रेविटेशन में और मैग्नेटिज्म में। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपका सेंटर ऑफ मास का। आप देखना सारे कैविटी प्रॉब्लम में सेम पैटर्न पे क्वेश्चन होता है सॉल्व, तो चांसेस है कि शायद कोई ना कोई कैविटी प्रॉब्लम आपको एग्जाम में देखने मिल जाए। ठीक है, तो जैसे इस क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ए आपको देखो यहां पे दे रखा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि सेंटर ऑफ मास का पोजीशन बताना है तो उसके लिए पहले हमें एक्सिस डिसाइड करना पड़ता है। अगर हम बात करें ये जो आपको दे रखा है, एक स्फीयर दे रखा है क्योंकि आपको रो दे रखा है। आपको रो मतलब वॉल्यूम मास डेंसिटी। आप इसे दो अलग अलग स्फीयर में कंसिडर कर सकते हो, एक बड़ा स्फीयर और एक छोटा स्फीयर। ठीक है, इस बड़े स्फीयर का रेडियस होगा r और इस छोटे से स्फीयर का रेडियस होगा r/2। अगर हम बात करें बड़े से स्फीयर, मतलब सीन क्या है कि एक बड़े स्फीयर में से आपने एक छोटे स्फीयर को कट करके निकाला है, तो हम ऐसा मान रहे हैं कि ये एक बड़े स्फीयर एक छोटा स्फीयर है। इनके सेंटर ऑफ मास को हम बेसिकली कंबाइन करेंगे, ऐड करेंगे। लेकिन हम चालाकी क्या करेंगे, इसके वॉल्यूम मास डेंसिटी को रो ले लेंगे और इसके वॉल्यूम मास डेंसिटी को माइनस रो ले लेंगे। इससे क्या होगा, जब हम ऐड करेंगे तो बेसिकली वो सबट्रैक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें इसके मास की, तो अगर मान लें हम इसका मास m1 है तो इसका मास हो जाएगा रो इंटू 4/3 पाई r³ और इसका मास अगर हम m2 मान लें तो m2 हो जाएगा माइनस रो इंटू 4/3। वॉल्यूम है बेसिकली वॉल्यूम मास डेंसिटी, तो वॉल्यूम से मास निकालने के लिए वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो इट इज 4/3 पाई r³/8 हो जाएगा क्योंकि रेडियस इसका r/2 है। तो आप देख सकते हो कि आप m2 को यहां से आप लिख सकते हैं -m1/8। ठीक है, अच्छा ये आप रटेंगे नहीं क्योंकि -m1/8 इस केस में आया है। कल को ये कैविटी किसी और शेप का हो सकता है, किसी और छोटे से रेडियस से बड़े से और रेडियस का हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है m2। तो आपको इसी तरीके से निकालना पड़ेगा m2 और m1 में रिलेशन। अब हम बात करें एक्सिस का, तो एक्सिस हम यहाँ पे इसे मान लेते हैं y एक्सिस, इसे मान लेते हैं y एक्सिस और इसे मान लेते हैं x एक्सिस। अच्छा बात करें अगर बड़े स्फीयर का, तो बड़े स्फीयर का जो सेंटर ऑफ मास होगा उसके सेंटर पे होगा, यहाँ पे होगा C1 सेंटर ऑफ मास। ठीक है, COM1, इसको हम C1 लिख देते हैं, सिंपली क्या लिख देते हैं C1, यहाँ पे होगा सेंटर पे। और यहाँ पे सेंटर ऑफ मास होगा C2 छोटे स्फीयर का। इसी को अगर हम यहाँ पे दिखा दें तो यहाँ पे आपको दिखेगा C1 और यहाँ दिखेगा आपको C2। अगर हम बात करें कोऑर्डिनेट का, तो C1 का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,0 क्योंकि हमने एक्सिस C1 पे ही ले रखा है, मतलब ओरिजिन आपका C1 ही हो जाएगा। और C2 का कोऑर्डिनेट हो जाएगा r/2,0। क्लियर है। अब आप देख सकते हो कि y कोऑर्डिनेट 0,0 है, तो y सेंटर ऑफ मास तो आपको 0 मिलेगा। y सेंटर ऑफ मास तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, वो 0 मिलेगा। सॉल्व करना है हमें x सेंटर ऑफ मास। फॉर्मूला होता है m1x1 प्लस m2x2 है ना, अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 x1 की बात करें तो हो गया 0 प्लस m2 x2 की बात करें तो हो गया r/2 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखो m2 का आप लिख दो -m1/8 इंटू r/2 और m1 को तो m1 ही रहेगा, m2 हो जाएगा आपका -m1/8। तो ये पूरा आएगा -m1/8 इंटू r/2 डिवाइडेड बाई 7m1/8। तो यहां से m1/8 कट जाएगा, तो यहां से आएगा -r/14 और यूनिट हमने लिखा नहीं है, जो भी यूनिट होगा तो -r/14 मीटर या सेंटीमीटर जो भी रहेगा। बट आपसे -r/14 का क्या मतलब हुआ, पहले ये समझते हैं। -r/14 का मतलब है कि जो सेंटर ऑफ मास होगा वो आपका लेफ्ट में होगा। माइनस है ना, तो ओरिजिन से लेफ्ट जाएगा। तो यहां पे कहीं सेंटर ऑफ मास मिलेगा इस रिमेनिंग स्फीयर का, इस कैविटी वाले स्फीयर का। और ये डिस्टेंस आया आपका बेसिकली r/14। तो डियर फ्रेंड, ए से आपसे डिस्टेंस पूछा है, आपसे डिस्टेंस ए से पूछा गया है, तो आपका डिस्टेंस, आपका जो आंसर होगा ये होगा। तो आप क्या करना, r में से r/14 सब्ट्रैक्ट कर लेना, तो आएगा 13 r/14। हो सकता है इसी प्रकार से किसी और पॉइंट के अबाउट पूछे, तो जैसे भी यही मेथड है आप निकाल लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है, ये भी कैविटी है, ये भी एक स्फीयर है, पता चल रहा है रो से। कल को ये अगर डिस्क होगा तो आपको सिग्मा दे रखा होगा, उसका यूनिट होगा kg/m²। सरफेस मास डेंसिटी, अभी फिलहाल ये वॉल्यूम मास डेंसिटी है।
सेम हमने कैविटी लिया है, तो यहाँ पे भी M1 और M2 में सेम रिलेशन आएगा, हर बार सेम नहीं होगा, हम बार बार बोल रहे हैं। अच्छा, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। फिर से आप क्या करो, आप इसे दो स्फीयर में कंसीडर कर लो, एक बड़ा स्फीयर और एक छोटा स्फीयर। अगर हम बात करें एक्सिस का, तो माय डियर फ्रेंड एक्सिस आप देख सकते हैं, एक्सिस होगा यहाँ पे इस बड़े स्फीयर का सेंटर से पास करेगा, दिख भी रहा है आपको, बड़े स्फीयर का सेंटर से, बट छोटे स्फीयर के टेंजेंट से पास करेगा। कहां से? टेंजेंट से पास करेगा। कहां से पास करेगा? टेंजेंट से पास करेगा। ठीक है, आप देखो इस एक्सिस के अबाउट हम मान लेते हैं I1 और इस एक्सिस के अबाउट मान लेते हैं I2। तो I1 तो आसान है, अगर हम इसके मास को M1 मान लें और इसके मास को M2 मान लें। अच्छा, वही बात सेम, रो है तो इसके लिए रो कंसिडर कर लेंगे और इसके लिए माइनस रो कंसिडर कर लेंगे, और हम दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जोड़ेंगे। बट आप समझ रहे हो कि माइनस रो हो जाएगा, तो माइनस रो होने की वजह से कहीं ना कहीं मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटेगा, और कैविटी है तो मास कम हो रहा है तो घटना ही चाहिए। तो I1 हो जाएगा हमारा 2/5, सॉलिड स्फीयर है ना, ऑब्वियस बात है, कैविटी आप बना रहे हो तो सॉलिड स्फीयर से ही बनाओगे, तो हॉलो से तो बनेगा नहीं, हॉलो में तो कैविटी होता है, अंदर में खाली होता है। तो 2/5 M1 R², और यहाँ पे I2 आप 2/5 M2 R² नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो उसके एक्सिस के अबाउट हो जाएगा। इसके अबाउट अगर हम पूछें तो आप ये बोल सकते हो, इसको हम सेंटर ऑफ मास लिख रहे हैं, क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास होगा ना छोटे स्फीयर का, तो इसे हम ICOM लिखेंगे, और ये हो जाएगा हमारा 2/5 M2, और इसका रेडियस है R/2 का होल स्क्वायर। बट हमें I2 चाहिए, हमें चाहिए I2, और I2 हम निकालेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम का इस्तेमाल करके। I2 है ना, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का इस्तेमाल करके, तो I2 हो जाएगा हमारा ICOM प्लस ये डिस्टेंस R/2 होगा, तो M2 इंटू R/2 का स्क्वायर। तो हम लिखेंगे 2/5 M2 R²/4 सॉरी प्लस M2 R²/4, क्योंकि कायदे से ये होता है D का स्क्वायर MD² प्लस करते हैं, तो D है हमारा R/2, आप समझ रहे होंगे। इसके बाद आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, आपको दिखेगा ये 7/5 M2 R²/4, ये हो गया। अब M2 का आप क्या करो, M2 का आप लिख सकते हैं डायरेक्ट -M1/8, क्योंकि सेम कैविटी है, तो पिछले स्लाइड में हमने बताया था, पुट कर दो आप, तो हमारा आंसर जो होगा ना I1 होगा ना I2 होगा, हमारा आंसर तो होगा I1 प्लस I2, हमारा आंसर तो दोनों का सम होगा। तो I1 को हम लिखेंगे 2/5 M1 R² प्लस बेसिकली बन जाएगा माइनस, चलो अभी लिखते हैं फिलहाल 7/5 M2 को हम लिखेंगे -M1/8 R²/4। आप यहां से सॉल्व कर लेना, M1 का टर्म में आंसर आएगा। बट आपको क्वेश्चन में रो दे रखा है, तो रो कैसे हटाएंगे, तो M1 को आप लिख सकते हैं ना रो इंटू 4/3 πr³, रो इंटू 4/3 πr³, तो आपका आंसर M1 में आएगा। आप M1 को यहाँ पे पुट कर देना पूरे कैलकुलेशन में, ठीक है, कर पाएंगे, ये वाला पार्ट आप कर लेना। आइए अब है ये कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रोस्टैट में भी इसके क्वेश्चन देखने मिल सकते हैं आपको। एक क्या दे रखा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और इसमें कैविटी भी बना हुआ है, इसमें फिर से आपको रो दे रखा है, बट इस बार ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगा, वॉल्यूम मास डेंसिटी नहीं होगा, चार्ज डेंसिटी होगा। आपको P पॉइंट पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पॉइंट, ठीक है। इसमें हम एक बोनस क्वेश्चन, एक बोनस पॉइंट भी बताएंगे आपके लिए, आप ध्यान रखना उसको। तो डियर फ्रेंड, आप सेम काम करना है आपको। इसे दो कैविटी में दो स्फीयर में, दो सॉलिड स्फीयर में इसको कन्वर्ट कर लेना है, एक बड़ा स्फीयर और एक छोटा सा स्फीयर। बड़े स्फीयर से देखो ध्यान से, तो P पॉइंट जो है वो 8r डिस्टेंस पे है, 8r डिस्टेंस पे है, और छोटे स्फीयर से ध्यान से देखो, ये P पॉइंट जो है वो 15r/2 डिस्टेंस पे है। सर कैसे? तो देखो ये पूरा 8r और ये r/2, तो 8r - r/2 15r/2, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे पॉजिटिव चार्ज। हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि पूरे बड़े से स्फीयर में पॉजिटिव चार्ज है और छोटे से स्फीयर में निगेटिव चार्ज है, सो दैट कि निगेटिव चार्ज वाला जो छोटा सा स्फीयर है इतने से पार्ट के स्फीयर के पार्ट के इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल आउट कर दे, तो हमारा कैविटी वाला मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसके चार्ज को हमने Q1 माना, इसके चार्ज को हमने Q2 माना, और यहाँ पे रो है इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और इसके लिए रो है माइनस रो है बेसिकली वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो सेम हम बोल सकते हैं कि Q2 जो होगा हमारा फिर से किसके बराबर हो जाएगा, -Q1/8 के बराबर हो जाएगा। ये हमने सिमेट्री दिखाने के लिए आपको सेम कैविटी ले रखा है, अदरवाइज आपको अलग अलग भी देखने मिल सकता है। अच्छा, Q1 अगर हमें रो के टर्म में लिखना हो तो हम लिखेंगे रो इंटू 4/3 πr³, ठीक है।
क्योंकि हम Q1 में लाएंगे आंसर, बट अगर आपको रो में पूछ लेगा तो Q1 को रो में इस तरह से आप पुट कर लेना। तो E1 क्या लिखेंगे, E1 लिखेंगे K Q1 बाई 8R का स्क्वायर। ध्यान से देखो तो ये जो पॉइंट P है वो स्फीयर से बाहर है, तो बाहर पॉइंट के लिए यही फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। आर मतलब सेंटर से लेकर के पॉइंट तक का डिस्टेंस, तो के क्यू वन बाई 8R स्क्वायर। तो ये हो जाएगा डियर फ्रेंड के क्यू वन बाई 64R स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया E1। उसी प्रकार से आप E2 निकाल लो, के क्यू टू बाई, ये भी तो पॉइंट इस छोटे स्पेस के बाहर ही है, तो आप 15R बाई 2 द होल स्क्वायर लिख सकते हो, 15R बाई 2 द होल स्क्वायर लिख सकते हो। और Q2 का आप लिख सकते हो माइनस Q1 बाई 8, तो हो जाएगा के Q2 को लिख दिया मैंने माइनस Q1 बाई 8, ये 2 का पावर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और नीचे आएगा 225R स्क्वायर। दिखा, आप इसको फाइनली लिख सकते हो माइनस के Q1 अपॉन 450R स्क्वायर, क्योंकि ये देखो 4 इस 8 को कट करेगा 2 टाइम्स में, 2 नीचे जाकर मल्टीप्लाई होगा 225 से, तो 450 बन जाएगा। तो क्योंकि के Q1 अपॉन 450R स्क्वायर हो जाएगा। आपको तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए एक तरह से, आप दोनों का सम कर लेना, E1 प्लस E2, E1 प्लस E2 करोगे तो आप देखना ध्यान से क्या आएगा, के Q1 बाई 64R स्क्वायर प्लस की जगह पे हो जाएगा माइनस के Q1 बाई 450R स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप फर्दर सॉल्व कर लेना, बट आपका आंसर ध्यान देना रो के टर्म में आएगा, है ना। कभी कभी क्या करता है ना, पूरे सॉलिड स्फीयर को मान करके आपको चार्ज दे रखा होता है, तो आपका आंसर बस यहीं पे आ जाएगा, है ना। Q1 क्या है, पूरे सॉलिड स्फीयर, जब ये कंप्लीट था, जब जरा सा भी कैविटी नहीं था, तब का ये चार्ज है। कई बार आंसर इसी टर्म में पूछ लेता है, आपको Q1 ही दे रखा होता है क्वेश्चन में, तो फिर आपका आंसर यहीं पे खत्म हो जाएगा। बट अगर आपको रो दे रखा है तो फिर आप क्या करना, फाइनली इसको सॉल्व करके Q1 की जगह पे ये वाला एक्सप्रेशन पुट कर देना। ठीक है, अच्छा ये सेम क्वेश्चन ग्रेविटेशन में भी इस तरह का देखने मिलता है। अच्छा, उससे पहले हम बोनस की बात कर लेते हैं। बोनस वाला पॉइंट ये है कि इस कैविटी के अंदर देखो, इस कैविटी के अंदर कहीं पे भी अगर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कांस्टेंट। ठीक है, अब सिंस ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दूर जाता हुआ। ठीक है, और ये ध्यान रखना कांस्टेंट होता है, कहीं पे भी पूछ ले, यहां पूछ ले, यहां पूछ ले, यहां पूछ ले, सेंटर पूछ ले, कहीं पे भी अंदर में पूछ ले, कहीं पे भी अंदर में पूछ ले, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा कांस्टेंट। ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा रो एल अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। रो तो दिख रहा है आपको, एल क्या है सर, एल समझा दो बस। एल इज द डिस्टेंस, बेसिकली एल इज दिस डिस्टेंस, ये है एल। एल क्या है, एल है दोनों सेंटर, एक बड़े स्फीयर का सेंटर, एक छोटे स्फीयर का सेंटर के बीच का डिस्टेंस है एल। तो आपको कोई भी पॉइंट बोल दे, यहां बोल दे, यहां बोल दे, यहां बोल दे, कहीं पे भी बोल दे, यहां कहीं पे बोल दे, तो आपको यही फॉर्मूला लगाना है, रो एल अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट लगाना है। ठीक है, आइए हम लोग ग्रेविटेशन में ये क्वेश्चन करते हैं। एकदम सेम मैंने कर रखा है पहले से, ताकि आपको ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े। आप देखो ध्यान से, सेम कैविटी के अंदर जो ग्रेविटेशन फील्ड होगा वो कांस्टेंट होगा, और वो सिमिलर है रो एल अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट के। बट वही है कि 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की जगह आप -4 पाई जी लिखोगे, बट वो माइनस क्या है ना कि अट्रैक्शन को डिनोट करता है, इसलिए अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो हम यहाँ लिखेंगे 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की जगह 4 पाई जी। बात रहा इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो आप पी पॉइंट पे एकदम सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। आप देखो फॉर्मूला भी एकदम सेम होता है, के की जगह जी लिखते हैं, Q1 की जगह M1 लिखेंगे, डिस्टेंस तो हमने वही ले रखा है। सेम उसी तरीके से M2 को हमने माइनस M1 बाई 8 लिखा, वहां पे Q1 को हमने Q2 को हमने माइनस Q1 बाई 8 लिखा था। आपका आंसर भी सेम आएगा। हाँ, फिर से वही बात है कि आपको रो दे रखा है तो आपका आंसर रो में आना चाहिए, तो M1 को आप क्या करना, इस तरीके से रो में पुट कर देना। ठीक है, डिट्टो सेम है, एकदम सेम है। ठीक है, बढ़े आगे चलिए। अब आपसे लास्ट है मैग्नेटिक फील्ड में, आपसे लॉन्ग सिलेंडर, इनफाइनेटली लॉन्ग सिलेंडर आपको दे रखा होता है कई बार, उसमें आपको करंट डेंसिटी दे रखा है, उसमें से एक छोटे से सिलेंडर को कट करके निकाल दिया जाता है। तब आपसे पूछता है कि पी पॉइंट पे क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड। इसमें भी एक बोनस पॉइंट अंदर में कैविटी के लिए आएगा, जो कि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा, वो भी बता देंगे। पहले हम क्या करेंगे, इसमें से एक बड़े स्फीयर को एक छोटे से स्फीयर को कंसिडर कर लेंगे। ये रहा बड़ा स्फीयर और ये रहा छोटा स्फीयर। बड़े स्फीयर से ये दूरी है 8R पी पॉइंट का, और छोटे स्फीयर से ये डिस्टेंस है पी पॉइंट का 15R/2। एकदम सिमेट्री दिखाया मैंने यहाँ पे हम। अच्छा, ये जो येलो कलर का जो क्रॉस दिख रहा है उसके बारे में समझो। ये करंट है जो कि अंदर की तरफ फ्लो कर रहा है। ये रहा तुम्हारा पूरा सिलेंडर, ये सिलेंडर है, अंदर की तरफ करंट फ्लो कर रहा है, तो आप सामने से देखेंगे तो आपको अंदर जाता हुआ करंट दिखेगा। तो हम क्या मानते हैं कि पूरे बड़े स्फीयर में ये सारा करंट है, क्रॉस। ठीक है, और आपको जे क्या दे रखा है, करंट डेंसिटी दे रखा है, मतलब करंट पर यूनिट एरिया दे रखा है। तो इसके लिए हम जे मान लेते हैं
तो इसके लिए हम ऑब्वियस सी बात है माइनस जे मानेंगे, और इसमें मानेंगे कि करंट निकलता हुआ है, अंदर जाता हुआ नहीं है, निकलता हुआ करंट है। तो इन करंट का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इतने से करंट के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर देगा, है ना। अच्छा, ये बात हो गया। अच्छा, इसमें हम मानते हैं कि इसमें से टोटल करंट जा रहा है I1 और इसमें जा रहा है टोटल करंट I2। तो I1 हमें निकालना पड़ेगा। इस बार हम नहीं कह सकते कि I2 जो होगा वो -I1/8 होगा, क्योंकि ये वॉल्यूम चार्ज या वॉल्यूम करंट डेंसिटी ऐसा कुछ नहीं दे रखा है, ये एरिया पे डिपेंड करता है। तो आप लिखोगे J इंटू पाई आर स्क्वायर, और यहां लिखेंगे -J पाई R/2, इसका रेडियस R/2, देखो R/2 है तो हो जाएगा R²/4 हो जाएगा, रेडियस R/2 है ना। तो यहां से आप लिख सकते हैं -I1/4 लिखेंगे, यहां पे 8 नहीं लिखेंगे, -I1/4 लिखेंगे, चलेगा। अब आइए देखिए पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताते हैं। तो फिलहाल करंट जो है इनवर्ट जा रहा है, आपको पी पॉइंट पे निकालना है। तो राइट हैंड पाम रूल, जिधर करंट जाता है उधर रखो थंब, जहां पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड वहां पे रखो फिंगर्स, राइट हैंड के फिंगर्स, और जो तुम्हारा पाम है बेसिकली वो बताएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगा नीचे की तरफ, इसको नाम देते हैं V1। उसी प्रकार से यहाँ पे करंट है आउटवर्ड, पी पॉइंट पे बताना है मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा ऊपर, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा V2 ऊपर। अगर हम बात करें V1 का, तो V1 के लिए फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द पॉइंट विच इज 8R, तो हो जाएगा यहाँ पे 8R। तो डियर फ्रेंड ये आएगा म्यू नॉट I1 अपॉन 16 पाई R। अच्छा, बात करें B2 का, तो B2 हो जाएगा म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई, यहां से डिस्टेंस है 15R/2, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट I2 अपॉन 15 पाई R। एक और बात, I2 का आप लिख सकते हैं -I1/R, वो भी पुट कर देते हैं। तो म्यू नॉट -I1/4 नीचे जाएगा, तो 15 × 4 हो जाएगा 60 पाई R। आपको तो बीनेट बताना है, तो बीनेट हो जाएगा हमारा B1 + B2। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, एकदम सेम मेथोडोलॉजी है, एकदम सेम तरीका है सब कुछ निकालने का। तो म्यू नॉट अपॉन पाई R कॉमन ले लो, I1 भी कॉमन ले लो, यहां बचेगा 1/16 - 1/60। ये सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आएगा। बट फिर से वही बात है, आपको आंसर J में है, तो आप क्या करना, इस I1 को यहाँ पे ये वाला पूरा एक्सप्रेशन पुट कर देना, आपका आंसर J में आ जाएगा। ठीक है, करके देख लेना, आ जाएगा। अच्छा, बात रहा बोनस पॉइंट का। बोनस पॉइंट के लिए हम बताएंगे कि अंदर में मैग्नेटिक फील्ड बताना है। अब देखो ये क्रॉस है, तो क्रॉस की वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे की ओर होगा। देखो क्रॉस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड नीचे की ओर है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा अंदर में कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट है इसीलिए हमने पैरेलल एंड इक्विस्पेस दिखाने की कोशिश किया है। ठीक है, तो B कांस्टेंट होगा, और ये आता है आपका म्यू नॉट JL/2। ठीक है, L क्या है सर, सेम आप समझ गए होगे L क्या है, दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस है। ठीक है दोस्तों, ये हो सकता है कि आपके किसी ना किसी पेपर में, जेईई मेन के पेपर में, आप बहुत सारे पेपर बनता है इसका, तो किसी ना किसी पेपर में आपको देखने मिल सकता है। आप जरूर सॉल्व करके जाना, इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, थैंक यू।